हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी का, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं हुई हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि टाइम इशू है, प्लस एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, अभी कंप्लीट हो गया। तो फिर अभी कोशिश करेंगे कि और गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ ही सर्वाइव करना है सभी के साथ है प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, देखेंगे कि क्लासेस को अभी मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोगों ने सीरीज़ एक स्टार्ट किया है कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन। किस तरह से भारत में विदेशी शक्तियाँ आती हैं और कौन कंपनियों का क्रम क्या होता है और उनकी स्थापना का क्रम क्या होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और कोशिश ये रहेगी कि ये जो है क्लासेस ये कंटिन्यू तो नहीं कह सकते, बट ये है कि वीकली ये आएंगी हमारी क्लासेस। ठीक है, वीकली ट्राई करेंगे कि वीकली जो है क्लासेस को कंप्लीट करें, और जो भी कंटेंट जो भी पढ़ाया जाएगा इस पर, वो आपको कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल खान लर्निंग अकेडमी पे मिल जाएगा, PDF आपको। ठीक है, इसका PDF आपको खान लर्निंग अकेडमी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी जो है संभावना रहती है, और बनते भी हैं क्वेश्चन। आप प्रीवियस से उठा के देखेंगे तो भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन से कौन सी कंपनी कब आई है, क्या क्या इनके स्थापना क्रम है, पुर्तगाली और डच, फ्रांसीस, अंग्रेज, क्या इनके सारी चीज़ें हैं, वो क्वेश्चन आपको बनते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC के JD की या फिर UPP की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर एकदम फ्री माइंड होकर के आप क्लास ले सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ें, उसके बाद आप जा कर के क्वेश्चन लगाएं तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनियों का जो आगमन है, किस तरह से कंपनियां आई हैं। कंपनियों का जो आगमन है हम उसे देखेंगे। सबसे पहले जो कंपनी आती है वो पुर्तगाली। सबसे पहले जो आते हैं वो पुर्तगाली, कंपनी नहीं कहेंगे, कहेंगे कि सबसे पहले कौन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। तो पुर्तगालियों का जो आने का क्रम है वो किस सन में ये आते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, सभी को पता है और बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली भारत की खोज करते हैं, जबकि भारत की खोज नहीं करते हैं, किसी भी देश की खोज कोई नहीं कर रहा है, सारे देश एक जगह हैं। इनके समुद्री मार्गों की खोज, इनके व्यापारिक मार्गों की खोज की जा रही है। ठीक है, तो पुर्तगाली जो है कब आते हैं, ये 1498 में आते हैं। उसके बाद डच आते हैं। डच जो आते हैं ये कब आते हैं, तो ये 1595 में आते हैं। उसके बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज का जो आने का जो क्रम है वो क्या है, ये 1600 AD में आते हैं। उसके बाद फ्रांसिस आते हैं 1664 AD में। ये क्रम आपको डेफिनेटली याद करके रखना है। तो आप रिवाइज करेंगे 1 by 1 करके, तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही 4 लोग आए थे, और भी लोग स्वीडिश जो है अलग अलग लोग भी आए थे, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा, देखिए हिस्ट्री है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को, अथाह है। GS का वैसे भी आप कोई भी बुक उठाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज अगर कहे तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करके आप पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो फिर उतना नहीं हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो है नज़रिए से हम पढ़ेंगे तो फिर इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो पुर्तगाली जो है 1498 में आते हैं। डच जो आते हैं वो 1595 में आते हैं। अंग्रेज आते हैं 1600 में, और फ्रांसिस 1664 में। इनकी जो कंपनी, इनकी जो व्यापारिक कोठी या इनकी जो फैक्ट्री होती है, उनकी स्थापना का क्रम क्या है वो हम देखेंगे। तो पुर्तगालियों का जो स्थापना का क्रम है, इनकी जो पहली फैक्ट्री लगती है वो 1503 ईस्वी में। कहाँ पर लगाते हैं, ये कोचीन में। कोचीन कहाँ पर है, तो ये केरल में है। ये केरल में आते हैं, तो ये केरल के कोचीन में ही अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा जो व्यापारिक कोठी लगाते हैं वो डच नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि जो इनका आने का क्रम है वही इनका व्यापारिक कोठी का क्रम है, इसलिए तो क्वेश्चन आपको फंसाता है ना। तो दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो अंग्रेज आते हैं। दूसरे नंबर पर अंग्रेज अपनी व्यापारिक कोठी लगाते हैं। ये कब लगाते हैं, तो ये 1608 में। कहाँ लगाते हैं, तो सूरत में। इनकी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में लगती है और 1608 में लगती है। उसके बाद डच आते हैं। ये अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर लगाते हैं, तो इनकी पहली व्यापारिक कोठी लगती है मसूलीपट्टनम में, और 1605 में। 1605 में ये पहले अपनी व्यापारिक कोठी लगाते हैं और मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। उसके बाद फ्रांसिस
उसके बाद फ्रांसिस है। फ्रांसिस ये अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में लगाते हैं, और किस सन में लगाते हैं? तो 1668 में, 1666 के आसपास ये अपनी व्यापारिक कोठी लगाते हैं। तो ये इनके कंपनी के आगमन और इनकी व्यापारिक कोठी का क्रम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछे जाते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी, दूसरी कहाँ लगाई थी? दूसरी पुर्तगालियों ने लगाई थी वो कन्नूर में लगाई थी। कन्नूर कहाँ है? ये भी केरल में ही है। तो इसको मैं इरेज करती हूँ, आप नोट कर लिए होंगे आई होप। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से भारत का जो व्यापार है, एक सेकेंड, किस तरह से भारत का जो व्यापार है वो यूरोप का व्यापार है, भारत का नहीं, किस तरह से यूरोप का जो व्यापार है वो भारत के साथ समुद्री मार्गों की खोज, किस तरह से सारी चीज़ें किस तरह से हुई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं था कि पहली बार जो है पुर्तगाली आकर के भारत में व्यापार कर रहे थे, इसके पहले भी व्यापार जो है अरबों के द्वारा भारत के साथ हो रहा था, ठीक है। वो लेकिन स्थलीय मार्ग से हो रहा था। अभी समुद्री मार्गों की खोज जो हुई है वो पहली बार हुई है। तो इसके पहले यूरोप, इसके बाद भारत, यूरोप है, ये भारत है। भारत और यूरोप के जो है बीच इसके पहले भी व्यापार होता था। इनका जो व्यापारिक संबंध है वो कैसे टूटा? तो इनका जो व्यापारिक संबंध है वो कैसे टूटा है? यूरोप का एक पूर्वी जो है क्षेत्र है कुस्तुनतुनिया, उस पर 1453 में कुस्तुनतुनिया पर 1453 में अरबों का आक्रमण हो जाता है, और कुस्तुनतुनिया पर जो है उनका आधिपत्य हो जाता है, उनका अधिकार हो जाता है, जिसके कारण भारत का और यूरोप का जो व्यापार अब तक हो रहा था स्थल के द्वारा वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। इनका जो व्यापार है स्थल के द्वारा जो हो रहा था वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण यूरोप का अब मार्ग बंद हो गया भारत से व्यापार के द्वारा। अब क्या हुआ कि समुद्री मार्गों की खोज होने लगी कि भारत के साथ अब व्यापार किस तरह से किया जाए, समुद्री मार्गों से किस तरह से किया जाए। तो समुद्री मार्ग से भारत के जो है मार्गों को खोजा गया व्यापार के लिए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे वो यूरोप के जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो देश थे व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों के द्वारा, वो थे पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन अभी देखेंगे हम। तो पुर्तगाल और स्पेन दो देश हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं व्यापार करने के लिए। तो मैप पर मत जाइएगा क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं उतना अच्छे से मैप बना पाना, ठीक है। यहाँ पर भारत है, भारत आप देख लीजिए, ये हमारा भारत है, ये साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर एक देश है पुर्तगाल, उसके ऊपर एक देश है स्पेन है, उसके नीचे एक देश है छोटा सा पुर्तगाल। जो स्पेन, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन जो है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि एक स्पेन यात्री थे, क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्पेन यात्री थे। ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन ये भारत को ना खोज करके ये क्या करते हैं, मान लीजिए इनको जाना था इस तरह से, ये यहाँ से निकलते हैं, इनको जाना था इस तरह से भारत की तरफ, लेकिन ये भारत की तरफ ना जा करके ये इस तरफ निकल जाते हैं। उस समय जो है दिशा सूचक यंत्र कंपास का आविष्कार हो चुका था, उसी कंपास के हेल्प से ये लोग जो है समुद्री मार्गों की खोज कर रहे थे, समुद्री मार्गों के जरिए देशों में पहुंच रहे थे, और अलग अलग देशों में ये जो है जाकर, जैसे भारत, यूएसए, इस तरह से देशों को ये मार्गों की ये खोज कर रहे थे, ठीक है। तो 1492 में ये क्या करते हैं कि भारत की खोज के लिए निकलते हैं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए, व्यापारी मार्ग की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन ये भारत ना पहुंच करके ये यूएसए पहुंच जाते हैं। ये यूएसए पहुंच जाते हैं, कौन? कोलंबस, 1492 में, और ये यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। इनको लगता है कि हम इंडिया की खोज कर दिए हैं, तो ये जब वहाँ पर उतरते हैं तो ये कहते हैं कि यही इंडिया है, और उसे नई दुनिया का नाम भी देते हैं। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये इंडिया नहीं, ये यूएसए है। जो यूएसए का जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी, तो ये जो डीसी है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इन्हीं के रिस्पेक्ट में रखा गया है, कोलंबस के नाम पे ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये थोड़े से बेसिक हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक।
कि 1492 में, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिल जाते हैं कि कोलंबस ने यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, तो 1492 में की थी। फिर उसके बाद 1487 में जो कि एक पुर्तगाली यात्री हैं बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज भारत के समुद्री मार्ग के खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, आ करके ये दक्षिण अफ्रीका का एक दक्षिणतम बिंदु है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की ये खोज करते हैं 1487 में। ठीक है, उसके बाद 1498 में, उसके बाद 1400, एक सेकेंड रुकिएगा, उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत पहुंचते हैं। और ये कहाँ पहुंचते हैं, तो ये केरल पहुंचते हैं। ये केरल पहुंचते हैं। केरल में इनका स्वागत तो वहाँ के तत्कालीन जो राजा होते हैं, राजा जमोरिन, वहाँ के तत्कालीन राजा जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। और ये जो है केरल पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ से ये अपना व्यापार, किस लिए, मसालों का व्यापार शुरू करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये यहाँ से मसालों का व्यापार करके जब ये अपने यूरोप जाते हैं, पुर्तगाल जाते हैं, तो वहाँ पर इनको 60 गुना फ़ायदा मिलता है, 60 गुना मुनाफा मिलता है। अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो भी इन्होंने पूंजी अपनी लगाई हुई थी, आने जाने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, उसको छोड़ करके इनको 60 गुना फ़ायदा मिलता है। और इस 60 गुना फ़ायदे को सुन करके पूरे यूरोप में एक हलचल सी मच जाती है भारत के व्यापार को लेकर के। भारत सोने की चिड़िया था ही और लूटा इन्होंने। तो अब जैसे कोई 1 लाख रुपए कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको बदले में एक ही वर्ष के अंतर्गत आपको 60 लाख रुपए मिल जाए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है आपको। तो उसी तरह से था। अच्छा, वास्को डी गामा जो पुर्तगाली आते हैं, इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इनका 2 उद्देश्य होता है। एक तो ये भारत के साथ व्यापार करने आते हैं। दूसरी जो चीज़ है ये अब ईसाईयत का प्रचार, ईसाईयत का मतलब ईसाई धर्म का ये प्रचार प्रसार के लिए भारत आते हैं। ईसाई धर्म का ये प्रचार प्रसार करते हैं भारत में आकर के, बहुत बड़े स्तर पर ये करते भी हैं। केरल वाले साइड, इधर दक्षिण भारत के साइड बहुत बड़े स्तर पर ये प्रचार प्रसार अपना करने में सफल होते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आते हैं, तो ये 1502 ईस्वी में आते हैं। और तीसरी बार कब आते हैं, तो ये तीसरी बार 1524 ईस्वी में आते हैं और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। 1524 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो भारत में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है वास्को डी गामा से रिलेटेड। उसके बाद 1503 ईस्वी में पुर्तगाली, अभी मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में स्थापित करते हैं, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद 1505 से 1509 ईस्वी में पहला जो पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है वो फ्रांसिस डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है। फ्रांसिस डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आता है। ये क्या करता है, ये जो है शांत जल की नीति अपनाता है। शांत जल की नीति, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में और पूछे ही जाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी ये अपनाते हैं, शांत जल की नीति। और इन्होंने ये कॉर्टेज पद्धति भी अपनाते हैं। कॉर्टेज, अभी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्टेज पद्धति क्या थी और शांत जल की नीति क्या थी। ये कॉर्टेज पद्धति अपनाते हैं। कॉर्टेज पद्धति क्या है, शांत जल की नीति पहले समझते हैं। शांत जल की नीति क्या है, शांत जल की नीति से तात्पर्य है कि जब ये केरल आते हैं तो केरल है, ये अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर में ये सिर्फ अपना वर्चस्व चाहते थे। इनको लगता था कि हम आए हैं तो और भी लोग आ सकते हैं, तो ये अपना आधिपत्य अरब सागर पर जमाना चाहते थे, ठीक है। कोई और हस्तक्षेप ना कर सके, कोई और जो है यहाँ पर आधिपत्य अपना ना जमा सके, इसी को शांत जल की नीति कहा गया। नीति अपनाए थे ये ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी। और कॉर्टेज पद्धति क्या थी, कॉर्टेज पद्धति थी कि अरब सागर में जो भी अगर कोई भी व्यापार करता है और इस रास्ते से जाता है,
और इस रास्ते से जाता है। तो जो भी यहाँ पर जहाज़ें जाएंगे, जो भी यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट होंगे, उसका टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स किसे दिया जाएगा? पुर्तगालियों को। तो उन्हें पहले पुर्तगालियों से टैक्स जो है, पुर्तगालियों को उन्हें टैक्स भरना होगा। उसके बाद पुर्तगाली उन्हें परमिशन देंगे यहाँ से जाने के लिए। तो ये इनकी कॉटेज पद्धति थी। ये फ्रांसिस डी अल्मेडा के द्वारा ये पद्धति लाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनके बाद कौन आता है? 1509 से 1509 से 1515 1509 से 1515 में अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके रीजंस हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है इनकी जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, अल्मीडा की जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी को ये क्या करता है? रद्द कर देता है। ब्लू वाटर पॉलिसी को ये रद्द कर देते हैं। कौन? अल्बुकर्क। ठीक, अल्बुकर्क को ब्लू वाटर पॉलिसी को रद्द कर देते हैं। इनका कहना है कि ये सब हटाओ, अपनी तरह से अपनी जो है रूल्स से अपनी पॉलिसीज ये लागू करते हैं। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसीज़ को रद्द कर देते हैं। उसके बाद 1510 ईस्वी में ये क्या करते हैं? गोवा को जीत लेते हैं। किससे? बीजापुर के आदिल शाह से। बीजापुर से ये गोवा जीत लेते हैं। बीजापुर के जो आदिल शाह हैं, वहाँ के शासक होते हैं, वहाँ के जो राजा होते हैं, बीजापुर से इन्होंने गोवा को जीत लिया। उसके बाद 1510 में ये गोवा को जीत लेते हैं। और उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 1529 में नीनो डी कुन्हा आता है। नीनो डी कुन्हा 1529 में नीनो डी कुन्हा आते हैं। ये क्या करते हैं? 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। इनका जो क्या है, ये क्या करते हैं वो देखना है थोड़ा सा। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इनसे रिलेटेड क्या एग्जाम में आपको पूछ सकता है वो। 1530 में ये गोवा को अपनी राजधानी बनाते हैं। गोवा को अपनी राजधानी बना 1535 में ये क्या करते हैं? द्वीप पर अधिकार कर लेते हैं। और 1559 में ये दमन पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, 1535 में ये द्वीप पर अधिकार करते हैं और 1559 में ये क्या करते हैं? अगर आपको देन भी आपको याद रखना है कि पुर्तगाली हमें दे करके क्या गए हैं। तो पुर्तगालियों की देन है जो हम आलू है, जो टमाटर है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिंटिंग प्रेस के भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता हैं वो कौन कहे जाते हैं? वो पुर्तगाली कहे जाते हैं। तंबाकू का भी जो है जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये पुर्तगाली ही हैं। अकबर से तंबाकू की खेती किसने करवाई थी? तो बर्नेल, जो कि एक पुर्तगाली था, बर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती करवाई थी। खेती मतलब कहा था, उनसे रिक्वेस्ट किया था करने का, तो उन्होंने प्रारंभ की थी भारत में तंबाकू की खेती अकबर ने। और इसे बैन किसने कर दिया था? बंद किसने कर दिया था? तो जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती को बंद कर दिया गया था। ठीक, और एक फैक्ट है वो भी आपको याद रखना है कि 1661 में जो पुर्तगाल की जो राजकुमारी होती हैं कैथरीन, इनका विवाह ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है। और चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे मिलता है। बॉम्बे जो कि पुर्तगालियों के अधीन था, ये क्या करते हैं? बॉम्बे को उठा करके दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं। और चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं? मात्र 10 पाउंड के किराए पर, सोचिए, ये यूरोप से आ रहे हैं और अपने ही यहाँ हमारे ही जो है राज्य को, हमारे ही क्षेत्रों को दहेज में ले दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मात्र 10 पाउंड के किराए पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है व्यापार करने के लिए। कौन? चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पुर्तगालियों का जो है, जो भी फैक्ट थे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ बन सकते थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी अब देखेंगे नेक्स्ट हम डच, उसके बाद अंग्रेज़ देखेंगे, फिर फ्रांस। अंग्रेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज़ एक बड़ा जो है भी, थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।